हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब लुसेंट समान ज्ञान का जो न्यू बुक आया है उससे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ स्टडी रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होते हैं, वह भी प्रचार फ्री। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से 10 प्रश्न पूछने वाला हूं। यदि आप सब जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो देखकर ही आप सबों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए 10 प्रश्न आप सबसे पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? दूसरा प्रश्न है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने और कब किया था? तीसरा प्रश्न है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने और कब दिए थे? चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? पांचवा प्रश्न है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में और कब दिए थे? छठा प्रश्न है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग का उपज है, यह कथन किसका है? और सातवां प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना कब घटी थी? आठवां प्रश्न है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? नौवां प्रश्न है, गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना किसने किया है? और 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कितने ईस्वी में? तो 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। उसके बाद है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन कौन? नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। उसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुन्ना व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई।
इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां को देख लेते हैं। डफरिन, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन डफरिन का है। और उसके बाद कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। और उसके बाद कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, यह कथन अरविंद घोष का है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन अश्विनी कुमार दत्त का है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग का उपज है, यह कथन लाला लाजपत राय का है। और उसके बाद कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह कथन बिपिन चंद्र पाल की है। उसके बाद 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, और इसका जन्म 1863 ईस्वी में और मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी, अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, जन्म 1872 ईस्वी, मृत्यु 1950 ईस्वी की भूमि यानी कि भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया, यानी कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। उसके बाद 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट, और जन्म 1847 ईस्वी, मृत्यु 1933 ईस्वी, भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। और उसके बाद 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी, और जन्म 1869 ईस्वी, मृत्यु 1948 ईस्वी, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र, जिसको पी मित्र के नाम से जानते हैं, इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम नाथ मित्र जो अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास। तीसरा है अरविंद घोष जो उपाध्यक्ष थे, सुरेंद्रनाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष, और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। और उसके बाद अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन की ओर उग्रता प्रदान की, यानी आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 ईस्वी में भवानी नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो।
अक्टूबर 1917 ईस्वी में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 ईस्वी में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी यानी कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे। तो खुदीराम बोस के बारे में जान लेते हैं। खुदीराम बोस जन्म 1889 ईस्वी और ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। और उसके बाद खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्ण डफ, सरकारी वकील मानुक व विनोद मजुमदार, खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़ा हुए। और उसके बाद खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 ईस्वी को कोलकाता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद 19 अगस्त 1908 ईस्वी को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 ईस्वी को और 7 आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हा लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष में 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविले स्थापित कर लिया। और महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। और उसके बाद पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे पी.एन. वापट, जो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 ईस्वी की रात
को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे की नाम है, और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दी गई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 ईस्वी में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और दैनिक पत्र केसरी मराठी नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 ईस्वी तक वर्मा के मोडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। वैलेंटाइन सिरोले ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं में कौन कौन थे? दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इस अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 ईस्वी में की मार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता पारसी थे, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वैली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। और उसके बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई: बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, राजधानी को
कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमितचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमितचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। इधर बॉक्स को पढ़ लेते हैं। अरुंडेल कमेटी। लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगी। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, गाता मारू। जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 ईस्वी के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 ईस्वी में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता तथा सचिव N.C. केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा यानी कि अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे तथा केसरी जो मराठी में प्रकाशित होते थे के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडयार यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, उसके बाद जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के द्वारा किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग के आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे
उनके श्राद्ध क्रम के लिए 30,000 रुपये भेजा एवं कहा वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण यानी कि बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका था, कुर्तोली और कुस्की। 3 कट्ठा खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में क्या करना पड़ता था, 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहरुल हक एवं ENG रंगा भी आए थे। और बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। और नोट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में पढ़ लेते हैं। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला बात है, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल कहा। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अटक की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। उसके बाद 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उन समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहायता की थी। और उसके बाद शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, 3 भारतीय थे इसमें शामिल। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। और उसके बाद जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन कर्मियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन की 1923 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इधर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल ने किया था। और 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पर सोशलिस्ट लगा देंगे तो भगत सिंह हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में किए गए थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे 8 डॉन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। उसके बाद स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया।
इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था। महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को अंबेडकर ने महार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस की 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की है। उसके बाद दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे और बेसंटियाना नामक इटली के
पोत से वापस भारत लौटे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 ईस्वी में संपादक बने। उसके बाद किसान सभा के बारे में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी ने किए थे और फरवरी 1918 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन का गठन 1939 ईस्वी में किया गया था। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन N.G. रंगा के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया था। भारतीय किसान संघ कोटा श्री दत्तोपंत जी ठेगरी के द्वारा 4 मार्च 1979 ईस्वी में किया गया था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्फलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। उसके बाद 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा
के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। भारत और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिय में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। यानी गठन हुआ था 11 मार्च 1942 ईस्वी को और वापस कब ले लिया गया? 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और उसके बाद गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। उसका जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 ईस्वी से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और B.M. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की Y.V. चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C. राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा।
भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी हथीनप्पन थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। उसके बाद 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, और परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। फिर से इस लाइन को पढ़ देते। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई नेतृत्व MKN काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची के दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारा लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ साथ चल रहे थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है।
नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में यानी कि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश की विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों में उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की कौंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों यानी कि फिर से इस लाइन को पढ़ देते हैं। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम यानी कि जॉर्ज छठा था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, 27 मार्च 1947 ईस्वी को। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। और उसके बाद मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी का है। और उसका कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। गांधी जी हरिजन नामक, फिर से इस लाइन को पढ़ते थे, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 ईस्वी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर 47 पूरा कवर कर लेते हैं और महात्मा गांधी के बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, पोरबंदर, गुजरात। वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी। विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को मिला था। गांधी जी का निजी सचिव थे महादेव देसाई 1917 से 1942 ईस्वी तक, और प्यारेलाल नैयर 1942 से 48 ईस्वी तक। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। मेडेलिन स्लेड, यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। मेडेलिन स्लेड मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 ईस्वी को एस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी के कुछ काम को देख लेते हैं। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1903 ईस्वी में किए थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किए थे। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना, इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। उसके बाद 1910 ईस्वी को देख लेते हैं। हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या 1910 ईस्वी में की गई थी। ये सब लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आभरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। रचना किसने किया था? नरसिंह मेहता ने किया था। वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, खेरा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन गांधी जी नोआखली बंगाल में थे। यानी देश को जब आज़ाद किया गया था उस समय गांधी जी नोआखली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली की बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मा चंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी का प्रतिमा लगाए गए। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो
में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। हाली पद्धति गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी के बगलीपराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कलिप राजों को रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। गोखले के आध्यात्मिक गुरु एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सूधी आंदोलन का प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद चलो कुछ ही बचा है तो इसको ख़त्म करिए देते हैं। और उसके बाद बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। और महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की। तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 48 को स्टार्ट करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगला वीडियो में पूरा आधुनिक भारत को ख़त्म कर दे और उसी वीडियो में विश्व इतिहास को भी शामिल कर देंगे।